Hello students, today we will start chapter number 6 from geography, manufacturing, industry. Production of good in large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. Manufacturing का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं काफ़ी बड़े स्केल पे, और आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल का मतलब हुआ कि जब हमारे पास कोई रॉ मटेरियल होता है, कोई कच्चा माल होता है, और उसको कन्वर्ट करके जब हम कोई गुड बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। आपको पता होगा कि पेपर अगर आप मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो वो हमें लकड़ी से हमें बनाते हैं, और गन्ने से हम शुगर क्रिएट करते हैं, आयरन और स्टील हमें आयरन ओर से मिलता है, उसी तरीके से एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट मिनरल से मिलता है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और यहाँ तक कि जो हम कपड़े बनाते हैं, जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, वो यार्न धागे से बनाए जाते हैं, और यार्न अपने आप में ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। People employed in the secondary activity manufacture the primary material into the finished good. The worker employed in steel factory, car, breweries, textile industry, bakery, etc. fall into this category. जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, या सेकेंडरी एक्टिविटी भी हम उसको कहते हैं। तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, द प्राइमरी मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, मतलब उनके पास जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड में बना देते हैं। और जो इसमें वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में होते हैं, जैसे कि आपके स्टील फैक्ट्रियाँ हो गई, कार हो गई, या फिर ब्रूरीज हो गया, जो शराब की जो आपकी वो फैक्ट्रीज होती हैं, या टेक्सटाइल कपड़ा वाली इंडस्ट्री हो गई, बेकरी हो गई, वो सब इस कैटेगरी में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज जो है बेसिक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड in providing these services. In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industry which fall in the secondary sector. और हमारा जो तीसरा सेक्टर होता है स्टूडेंट्स, उसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर भी काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें ये नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए, हमारे देश की जो भी आर्थिक स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप्ड हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इट इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर बिकॉज। अब इसके कुछ कारण हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे देश का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, बिल्कुल होता है, जिसकी वजह से देश खड़ा है। इसके कुछ कारण हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, manufacturing industries not only help in modernizing the agriculture, which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependency of people on agricultural income by providing them job in secondary and tertiary sector. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना ही हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज, आधुनिक करता है, बल्कि ये हमारे देश की बैकबोन है। एक तरीके से हमारे देश को इसने खड़ा कर रखा है। और साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर अपनी इनकम के लिए निर्भर होते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग एक मौका देता है, किस तरीके से? उनको जॉब दिला के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि जब सेकेंडरी सेक्टर में काम होता है तो उसमें लोगों की ज़रूरत है। तो जो लोग एग्रीकल्चर में ही पूरी तरीके से निर्भर हैं, तो उनके पास भी मौका होता है कि वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरिडिक्शन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। देखिए, अगर हमें अपने देश से ये गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये पूरी तरीके से हटाना है, तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। और एक ये कारण भी है जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडिया में रन कर रही हैं, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों को रिमूव किया जा सके। It was also aimed at bringing down regional disparity by establishing the industry in the tribal and backward area. साथ ही साथ हमारे देश में जो ट्राइबल एरिया है, जो जहाँ पे आपके आदिवासी लोग रहते हैं, या जो बैकवर्ड एरिया है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करके एक जो दूरी होती है, जो मतलब शहरों में, गाँव में, उसको भी दूर किया जा सकता है।
Export of manufactured good expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं जब हमारे दूसरे देशों में जाते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा हमारे देश में आता है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की. Countries that transform their raw material into a wide variety of the finished good of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. साथ ही साथ जो देश अपने यहाँ के रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके किसी फिनिश गुड में बना लेता है तो वो देश ज़्यादा प्रॉस्परस, ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा डेवलप्ड होता है. और इंडिया की कामयाबी भी इसमें डिपेंड करती है कि कैसे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाता है और कितना ज़्यादा फैला सकता है. Agriculture and industry are not exclusive of each other, they move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. देखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों साथ साथ चलते हैं. कोई ये नहीं है कि कोई एक से अगर नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को साथ साथ में चलना पड़ता है. जैसे कि एग्रो इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जो कि आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं, अपना रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से लेती हैं, उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर को एक काफ़ी मजबूती दी है, बूस्ट दिया है. क्यों? ताकि इस तरीके से दिया है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है. प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया अपने सामान को बनाने की क्षमता उन्होंने बढ़ा ली है. लेकिन जो वो सामान बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. तो इसीलिए एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड होता है. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticide, pesticide, plastic and PVC pipe, machine and tool to the farmer. देखिए दोनों एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं कि देखिए पहले तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो होती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती हैं और जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वो सामान बनाती है वो अल्टीमेटली सेल किसको कर रही हैं? कहीं ना कहीं फार्मर्स को ही सेल कर रही हैं. जैसे इरिगेशन पंप हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, खाद हो गई, मैन्योर हो गया, या प्लास्टिक हो गई, पाइप्स हो गए, मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं. एंड competitiveness of manufacturing industry has not only assisted the agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो जुड़ी हुई हैं एग्रीकल्चर का सामान बना रही है रिलेटेड, तो उससे क्या हुआ है, जो खेती बाड़ी करते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है. अब वो ज़्यादा अच्छा से यील्ड कर पा रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और उनका प्रोसेस जो काम करने का तरीका है वो भी तेज़ हो गया है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे मशीनरी हो गई या पंप्स हो गए, जिनकी भी ज़रूरत है वो हमको कहाँ से मिल रही है? इंडस्ट्री से मिल रही है. In the present day world of globalization, our industry need to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured good must be at par in quality with those in the international market. Only then will we be able to compete in the international market. देखिए अगर आज के प्रेजेंट वर्ल्ड की हम बात करते हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो हर एक इंडस्ट्री को एफिशिएंट और कम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन देखना होगा. सेल्फ एफिशिएंसी मतलब सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है मतलब कि हम अपने आप में काबिल हैं, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है. हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हमारे देश के हैं उनको क्वालिटी में भी बेटर होना होगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो कंपटीशन झेल पाएँ. तभी हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार हो पाएंगे. नाउ सेकेंड टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ा या इंडस्ट्रीज ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है. Over the last 2 decades, the share of the manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. Out of total of 27% for the industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. तो अगर हम पिछले 20 सालों में उठाकर देखते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है वो 17% पर ही रुका हुआ है, जिसमें कि भी आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% मतलब अगर हम पूरा उठा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देखते हैं तो 27% में से भी 10% जो आपका शेयर रहा है वो कौन सी इंडस्ट्रीज का रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, माइनिंग या क्वेरिंग. This is much lower in comparison to some East Asian economy where it is 25 to 35%. तो अगर हम बाकी अपनी ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ये ग्रोथ रेट 35% तक देखने को मिला है, लेकिन हमारे यहाँ अभी इतना नहीं हुआ है.
The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade is 12%. एक अनुमान लगाया गया है कि अगर आने वाले जो नेक्स्ट डिकेड, आने वाले जो 10 साल हैं, उसमें ये रेट जो है 12% तक ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दिखा सकती है. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. और 2003 से ये जो ग्रोथ रेट देखा गया है वो 9 से 10% का देखा गया है. With appropriate policy intervention by the government and renewed effort by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और हमारे देश के जो अर्थशास्त्र जो होते हैं, जो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, उन्होंने ये एक अनुमान लगाया है कि हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी सेक्टर इम्प्रूव हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, डिकेड्स, मतलब एक डिकेड आपका 10 साल का होता है, तो कुछ आने वाले सालों में ये अनुमान लगाया गया है. The National Manufacturing Competitive Council has been set up with this objective. और इस ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका NMCC को एस्टेब्लिश भी किया गया है. थर्ड टॉपिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन. Industrial location are complex in nature. They are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब हुआ स्टूडेंट के जिस जगह पे इंडस्ट्री को लगाया जा रहा है, तो सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएं वो भी पॉसिबल नहीं है कि हमें एक ही जगह पे रॉ मटेरियल भी मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, पावर सप्लाई भी मिल जाए, मार्केट भी अच्छी सी मिल जाए. Consequently, manufacturing activity tend to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वहाँ पर करती हैं जहाँ पर उनको या तो ये सारे फैक्टर्स मिल जाएं या फिर ये सारे फैक्टर कम कॉस्ट पे, काफ़ी कम दामों पे मिल जाएं. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलो. देखिए, कहीं पर भी अगर इंडस्ट्री लगती है और इंडस्ट्रीज का काम बढ़ता है तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहरों का डेवलप्ड होना अपने आप होने लगता है, वहाँ पर शहर बनते हैं. समटाइम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. तो कभी कभी इंडस्ट्रीज जो हैं शहरों के पास में भी लगती हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का खड़ा होना और अर्बनाइजेशन, शहरों का डेवलप्ड होना साथ साथ होता है. Cities provide the market and also provide the services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice. देखिए, जब कहीं पर भी इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी तो शहर डेवलप्ड होगा, तो जब शहर डेवलप्ड होगा तो वही शहर आपको आपके सामान की मार्केट देगा और बहुत सारी सर्विसेज भी देगा, जैसे बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस. तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलता है. Many industries tend to come together to make use of advantage offered by the urban center. बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, कुछ एडवांटेज फायदा उठाने के लिए एक साथ आती हैं ऐसे शहरों में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे अर्बन सेंटर्स हो, मतलब शहर हो जहाँ पे, तो वहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं और इस चीज को एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहा जाता है. ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस. और अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी बड़ी बड़ी स्टैब्लिश्ड हैं. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade, such as Mumbai, कोलकाता, चेन्नई. और अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सी कोस्ट के पास में, मतलब जहाँ पर बंदरगाह, तट है, पानी के रास्ते आया जा सकता है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिली, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. देखिए, इंडस्ट्रीज को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे सबसे पहला है रॉ मटेरियल के हिसाब से. तो रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने लगते हैं तो अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है. जैसे कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है.
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आपकी वो होती हैं जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, वूलन इंडस्ट्री जो आपका ऊन के कपड़े या स्वेटर्स बनाती है, जूट इंडस्ट्री, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी। तो ये अपने चीज़ों को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगी? एग्रीकल्चर से। दूसरी है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो किसी न किसी मिनरल का इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट को बना रही है, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मशीन, पेट्रोकेमिकल। तो ये किसी न किसी मिनरल का यूज करके अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं। सेकेंड आपका टाइप है ऑन द अकॉर्डिंग टू द देयर मेन रोल। अगर हम रोल के हिसाब से देखें तो आपकी इंडस्ट्रीज हैं बेसिक इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं दैट सप्लाई द प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड। मतलब वो इंडस्ट्री जो अपने सामान को रॉ मटेरियल की तरह किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे रही है ताकि वो कुछ और सामान बनाए। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉपर इंडस्ट्री हो गई। फिर है आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो सीधे सीधे ऐसा सामान बनाती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल कर सके, कस्टमर इस्तेमाल कर सके। जैसे शुगर है, हम खुद लाते हैं और सीधे हम उसका यूज करते हैं, उसको खाते हैं, तो दैट इज अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। नंबर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके हिसाब से आपकी दो इंडस्ट्री है, एक तो है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आपका इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जहां पे आपका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसा लग रहा है तो उसे हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो ओनरशिप के बेसिस के ऊपर आपकी पब्लिक इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, जॉइंट इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। पब्लिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि आपकी गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट उसका ओनर होता है और उसे ऑपरेट करती है, जैसे कि आपकी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड इंडस्ट्री हो गई या सेल हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नंबर 2 पर है आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ये ज्यादातर आपके प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट आपके जो लोग होते हैं वो चलाते हैं, जैसे कि आपका टिस्को हो गया, बजाज हो गया। तीसरी है आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में ज्यादातर आपका कोई ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, को किसी न किसी राज्य और ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में एक आपका कह सकते समझौता होता है और इस तरह की इंडस्ट्रीज चलती हैं। जैसे कि आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक आपकी जॉइंट इंडस्ट्री है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट, मतलब सरकार का भी पैसा है, ओनरशिप है, और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों का ओनरशिप और पैसा लगा हुआ है। नंबर 4 है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। These are owned and operated by the producer or the supplier of raw material, worker और both। कभी कभी क्या होता है कुछ इंडस्ट्रीज आपकी उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है जो कि वहीं के वर्कर्स होते हैं, मतलब काम करने वाले, या कभी कभी ऐसे प्रोड्यूसर्स या सप्लायर जो कि रॉ मटेरियल कच्चा माल दे रहे हैं। तो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है या इनके ओनर या ऑपरेट करने वाले ज्यादातर सप्लायर, प्रोड्यूसर या वर्कर्स होते हैं तो उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। So example are the sugar industry in Maharashtra और the coir industry in Kerala। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि आपकी महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है वो आपका एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब ऐसी इंडस्ट्री आपकी जो सामान इस्तेमाल कर रही है, मतलब जो रॉ मटेरियल वो यूज कर रही है उसके भार के हिसाब से हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। जब इंडस्ट्री बहुत हल्का फुल्का रॉ मटेरियल का यूज करती है, कच्चे माल का यूज करती है, तो उसे लाइट इंडस्ट्री कहा जाता है। और जो इंडस्ट्री काफी भारी भरकम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है उसे हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपका काफी भारी भरकम रॉ मटेरियल का यूज करती है, आयरन का, लोहे का, तो इसीलिए हम उसे हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। That's for today's student, and in the next video we will discuss the chapter further. Thank you.